नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आप देख रहे हैं खास सीरीज़ जिसके अंदर में हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, यानी ये सीरीज़ है पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। देश के जाने-माने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रचित जी हमारे साथ में हैं, जयपुर से आते हैं हमारे इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के स्टूडियोज़ में आपके लिए ये खास मास्टर क्लास लेकर के। तो चलते हैं सीधा रचित जी के पास में, रचित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं। रचित जी, स्वागत है एक बार फिर पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास में। नमस्कार साहब और सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन रचित सर, आज हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं? एक कदम आगे बढ़ाना है पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास में। अगला स्टेप क्या है सर? अगला चैप्टर आज कौन सा सिखाने वाले हैं? देखिए, अगला चैप्टर जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी वो होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और अगर आपने इस कंसेप्ट को सही ढंग से समझ लिया तो आप अपने गोल्स और लायबिलिटीज़ को सही तरीके से कैलकुलेट करने की कंडीशन में आ सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें टाइम भी है, मनी भी है और उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। जी। बदलता रहता है ये टाइम के साथ में मनी की वैल्यू बदल जाती है। आज जो मेरे जेब में 100 का नोट है, क्या ये कल 100 का नोट ही रहेगा? नहीं, देखिए, अब इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, 100 का नोट तो 100 का नोट ही रहेगा, मगर क्योंकि हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो हमारा कोई एक्सपेंडिचर हो, तो उसमें हम एक चीज़ हमेशा कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन। आज आपके 100 रुपये की जो बाइंग कैपेसिटी है, अगर हम 6% भी इन्फ्लेशन लेके चलें तो वो अगले ही महीने 100 रुपये की बाइंग कैपेसिटी उस 100 रुपये के नोट से 99 रुपये 50 पैसे पे आके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका हर महीने 0.5 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एट 6%, जो कि बहुत नॉमिनल रेट है, तो जो इस महीने इस समय आप आज की तारीख में जो 100 रुपये की बाइंग कर पाएंगे वो अगले ही महीने उसी 100 रुपये के नोट से 99 रुपये 50 पैसे की रह जाएगी। अच्छा। एंड दिस इज जस्ट अगले महीने। इफ़ वी टॉक अबाउट अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, जो कि हम यूजुअली पर्सनल फाइनेंस में बातें करते हैं, तो अगर इन्फ्लेशन के बाद हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करके देखें तो जो आज आपकी बाइंग कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर अमाउंट की, वो आने वाले समय में कम ही होनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन आज के जो हमारी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन इज़ हेयर टू स्टे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये उसी कंसेप्ट को डिफाइन करता है कि कैसे जी। तो ये वही वाली बात हुई कि जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसे की कीमत को समझो। अब ये अलग तरीके से आप पैसे की कीमत बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली पैसे की कीमत यानी रुपए की कीमत, तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो 100 रुपये है वो 100 का नोट तो 100 का नोट ही रहा, उसको आज भी हम 100 रुपये कह रहे हैं और आज से 1 साल बाद भी देखेंगे तो भी हम उसको 100 रुपये ही कहेंगे, क्योंकि उस पर लिखा होगा, उस पर छपा होगा 100 रुपये। लेकिन उस 100 रुपये की कीमत बदल गई, आप ये कह रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं घट रही है। हर महीने दर महीने, साल दर साल वो घट रही है। इन्फ्लेशन का मतलब, महंगाई का मतलब ये है कि उसकी कीमत घट रही है। नहीं, उससे हम जो कुछ खरीद सकते थे, 100 रुपये में जो सामान आ सकता था, और जो एक वो भी चीज़ कही जाती है कि पहले इतने रुपए लेकर के चलते थे तो इतना सामान लेकर के आ जाते थे, 10 रुपये में या 100 रुपये में झोला भर करके सामान आ जाता था। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले CCTV कैमरा नहीं होते थे इसलिए भी आ जाता था सामान। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भी है कि हाँ, कीमतें भी बढ़ गई हैं और सामान इसलिए नहीं आ पाता है उतना क्योंकि अब वो बहुत महंगा हो गया। 100 रुपये में जितना आटा अब आता है और उसके कंपैरेटिवली आज से 1 साल पहले जितना आता था या 10 साल पहले जितना आता था वो बदल गया, तो वो कीमत उसकी घट गई है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि तो इस कॉन्सेप्ट में जब आगे चलते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं सर? सर, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जो अभी आप बात बोल रहे थे कि बड़े बुजुर्ग कहते थे पैसे की अहमियत, तो उसके साथ साथ एक और चीज़ हम जोड़ लेते हैं कि समय की अहमियत भी समझनी होगी। पैसा अपनी जगह एक अहमियत रखता है, मगर समय की अहमियत भी समझनी होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आज अगर आप को मैं 1000 रुपये देता हूँ, वो 1000 रुपये की वैल्यू 1000 रुपये आज के दिन है, मगर अगर मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि वही 1000 रुपया मैं आपको 3 साल बाद देने वाला हूँ, तो अगर उसकी हम आज की कैलकुलेशन लगाते हैं और उसमें हम करीबन 5% का ही डिस्काउंट रेट लगा देते हैं, तो वो 1000 रुपया आज की तारीख में सिर्फ 864 रुपये है। अब आप इसको ऐसे भी समझें कि अगर 5% का कोई भी आप एसेट क्लास में पैसा डालते हैं, सिर्फ 864 रुपया,
तो वो 3 साल बाद आपको ग्रोथ देके और 1,000 रुपये हो जाता है। सो देर आर बोथ वेज बाय विच यू कैन कैलकुलेट। और ये हमारे जो पहले एपिसोड्स में मैं आपको बात बता रहा था कि जब हम कोई डेप्रिसिएटिंग एसेट लेते हैं या किसी ऐसी चीज़ में खर्चा करते हैं तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम ये समझना भूल जाते हैं कि 3 साल बाद वो जो फ़ोन का 1.5 लाख रुपए का पेमेंट है जो मैं इतने टाइम तक करता रहूँगा, 3 साल बाद उसकी वैल्यू तो घट के 70,000 या 50,000 ही रह जाने वाली है। मगर ये 1.5 साल अगर मैंने 3,000 रुपये महीना या वट एवर अमाउंट में भी अगर किया तो क्या वो 1.5 लाख की बजाय 1.25 लाख, 2 लाख या 2.25 लाख भी हो सकता है, विच इन टर्न एनहांसेस योर बाइंग कैपेसिटी। सो बोथ वेज इट वर्क्स कि हमारा पैसा अभी हम खर्च कर रहे हैं तो वो किस तरीके से डेप्रिसिएट कर रहा है, अगर उसके लिए लोन ले रहे हैं किस तरीके से कर रहा है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वट एवर मनी यू हैव टू गेट राइट अवे। आप उसको पेमेंट को जितना डिफर करते हैं और वो आने वाला है, इनफ्लो है, और इनफ्लो डिफर होने का मतलब है कि आपका पैसा कम हो रहा है। सिमिलरली अगर हम आउटफ्लो की बात करते हैं और आउटफ्लो में अगर कोई पेमेंट डेफर हम कर रहे हैं तो उसमें हम ये भी समझें कि आज जो हमारा 1,000 रुपया था, अगर वो 3 साल के लिए 5% के हिसाब से हम डिस्काउंट करके दे रहे हैं तो 864 रुपये ही दे रहे हैं। बट इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये 3 साल जो आपके पास पैसा रहने वाला है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, तो ये मतलब वो हुआ कि जो दोस्त हमारे पैसे लेकर के 1,000 रुपये अगर 3 साल बाद वापस कर रहा है 1,000 रुपये, तो हम उसमें केवल इतने पे खुश ना हो कि ये बहुत अच्छा दोस्त है जिसने कि ईमानदारी से 3 साल बाद 1,000 रुपये जो लिए थे वो उधार वो वापस कर दिए। आज की तारीख में अगर वो 1,000 रुपये वापस कर रहा है मतलब तो वो भी डिफरेंस हमें देखना होगा कि 1,200 रुपये वापस करने चाहिए थे शायद, या अगर 3 साल पहले 850 रुपये वापस किए थे तो आज लिए थे मुझसे तो आज 1,000 रुपये कम से कम वापस करना चाहिए। तो वो वाली भी चीज़ है, क्योंकि ठीक है कि वो होता नहीं है या उस तरीके से नहीं, वो ही वापस मिल जाए तो बड़ी बात होती है, क्योंकि आमतौर पे दोस्ती यारी में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो फिर हम कहीं उस तरीके की बातें करते हैं जिसमें कि कुछ एक वैसे पेमेंट्स होंगे या जिन चीज़ों की अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं EMI पे फ़ोन लेने की या उन चीज़ों को, तो उसको समझना होगा। और उसके साथ में समय की कीमत, तो पैसे की कीमत और समय की कीमत दोनों को मिला करके हम एक चीज़ पे बात कर रहे हैं जिसमें कि प्राइस वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, बढ़िया है। इसमें और क्या क्या और कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें सर थोड़ा सा आपको एग्जांपल और मज़ेदार कर देता हूँ और आपकी यारी दोस्ती के लिए ही मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो हमारा FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मली 7.5% है, बट सीनियर सिटीजन्स के लिए 8% पे भी है। तो वो जो दोस्त वाला कंसेप्ट है उसमें अगर हम इसको 8% पे अगर कैलकुलेट करें कि 1,000 रुपये जो हमें आज मिलने वाले थे, अगर वो 8% के हिसाब से हम उसको डिस्काउंट करेंगे तो सर वो सिर्फ 794 रुपीज़ ही रह जाते हैं। तो आपकी यारी दोस्ती में दिए हुए पैसे आपको इतना चूना लगाने के लिए सक्षम हैं। चलिए जोक सपाट, अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कैलकुलेट करने में हमको कौन से पैरामीटर लेने होते हैं। एक तो मैं आपको बता ही चुका कि कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है। अकॉर्डिंगली हमको डिसीजन लेना होता है कि अगर कैश इनफ्लो हो रहा है तो प्रायोरिटी बेसिस पे हमको उसको कैश इनफ्लो ले लेना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दिस उसको कहीं सही जगह अगर हम इन्वेस्ट कर पाते हैं तो उसका एप्रिसिएशन भी होता है। कैश आउटफ्लो की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। तो एक तो ये कंसेप्ट होता है जो आपको फॉलो करना होता है। एक इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होता है जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम कितना रेगुलर बेसिस में कंपाउंडिंग कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत हद तक हम नहीं ध्यान देते हैं। जैसे बहुत लोग FDs कराते हैं। अब FD में क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको उसमें कितने टाइम पीरियड में अपने इंटरेस्ट का पेमेंट अपने क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए। आप इसको ऐसे समझें कि अगर मैं उसको क्वार्टरली पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हर क्वार्टर के ओवर होने के बाद मेरा इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है वो इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाता है, और नेक्स्ट क्वार्टर में फिर मैं हायर प्रिंसिपल के टारगेट करता हूँ। बट अगर इसी चीज़ को मैं ईयरली कंपाउंडिंग पे डाल देता हूँ तो 1 साल के वेटिंग पीरियड के बाद जो भी मेरा एक वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरेट हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में वो प्रिंसिपल में जुड़ने में काम में आता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से हमारा कंपाउंड हो रहा है
वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि हमने आजकल इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो बात करते हैं और बहुत सारे एनालिस्ट उस पर बात करते हैं और उससे बहुत लेकिन ये उसके नेक्स्ट लेवल की उसकी एक बारीकी है जो आप बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो ठीक है कि वो तो बहुत अच्छी चीज़ है या उसके वजह से आपका पैसा बहुत ग्रो कर सकता है, लेकिन वो कंपाउंडिंग हो कब रही है? अगर वो साल में एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है और फिर वो प्रिंसिपल में जुड़ गया और अब उसके ऊपर में भी आपको ब्याज मिलना शुरू होगा, उसके कंपैरेटिवली अगर वो हर क्वार्टरली अगर वो कंपाउंडिंग हो रही है यानी हर 3 महीने पे आपके पास वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और उसमें जोड़ करके वो प्रिंसिपल का पार्ट हो गया, तो अब ये जो कंपाउंडिंग है ये उस कंपाउंडिंग से जो एनुअल कंपाउंडिंग है उससे भी ज़्यादा हुई। बिल्कुल, एनुअल कंपाउंडिंग से ज़्यादा हो गई। इसके साथ साथ सर अब इसका रिवर्स भी देख लीजिए। इसका रिवर्स ये देखिए कि हमने अगर कोई लोन ले रखा है तो लोन के केस में क्या होता है, कई कई लोन के केसेस में क्या होता है कि उनका भी एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है जिसके बाद वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करते हैं। कुछ लोन्स में क्या होता है, कुछ लोन्स में ऐसा होता है कि जो आपका ईएमआई जा रहा है उस ईएमआई के पोर्शन में कितना आपका कैपिटल में जा रहा है, कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में जा रहा है और वो किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोग क्या बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड से जब भी लोन ले रहे होते हैं हमारे पास फ़ोन आता है आपको 2% पे हम दे रहे हैं, बट वो 2% कितना, वो 2% अगर मंथली है तो वो 24% तक जा सकता है। वो कैलकुलेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक लोन ले रहे होते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम ड्यूरेशन पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमारा क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट हमको ज़्यादा रिटर्न देने पे जनरेट करने में होता है, वैसे ही रिवर्स अगर आप देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट किस हिसाब से हो रहा है उसके कैलकुलेशन में भी हमारे ज़्यादा पैसे कैश आउटफ्लो होने की कंडीशन में और आ आम जाता आदमी के हिसाब से अगर हम बाजार की बात करें तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की चीज़ें हमें अक्सर इन प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जब आपसे वो पैसे ले रहे होते हैं यानी आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप जब एफडी कराने जा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं 1 साल के लिए कि 5 साल के लिए कि, तो उनकी कोशिश होती है कि वो परसेंटेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल 5 साल उस तरीके से दें आपको कि जानी बड़े समय के अंदर में, तो वो कंपाउंडिंग वहाँ पे उनको नुकसान नहीं कर रही और आपको उतना फ़ायदा नहीं दे रही। लेकिन इसी का रिवर्सल देखने को मिलता है जब आप ले रहे होते हैं बैंक से लोन, जैसे अभी क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं वो वाला, तो वहाँ वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो आपको मंथली बेसिस, इवन कई जगह हमने देखा है कि वो डेली बेसिस तक पे भी ये चीज़ें चलती हैं और वो उसका जोड़ते जाते हैं और अगर आपने नहीं दिया तो उसका भी फ़ायदा है। तो कई बार उनके शायद कोशिश कहीं ना कहीं पहले ये होते थे और उस पर तो खैर काफ़ी सारा कोर्ट्स ने भी और काफ़ी चीज़ें करी हैं कि लास्ट डेट और उन चीज़ों को और थोड़ा बेहतर किया है, उस तरीके से नहीं, लेकिन कहीं तो वो वाली चीज़ें थी कि उनकी कोशिश ये होती थी कि आपकी ये डेट मिस हुई और ये भी जुड़ गया उसके अंदर में, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा तो ये प्रिंसिपल का पार्ट हो गया और वो अलग, वो कंपाउंडिंग उनके फेवर में कहीं ना कहीं ज़्यादा होती थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फेवर में या बैंक्स और उस तरीके की संस्थाओं के, एनबीएफसी के। अब चीज़ें थोड़ी और प्लस एजुकेशन से वही जिस जो बेसिक पर्पस है इस पूरे सीरीज़ का कि जब हमें ये पता होता है तो कहीं ना कहीं हम अवेयर होते हैं कि हम इसको इस तरीके से देख लें कि इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको जब एनुअली मिल रहा है और मंथली मिल रहा है, यही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ। और इसमें एक और चीज़ है सर जो मैं शुरू से हर सीरीज़ पे बताना चाह रहा हूँ, जो प्रीपेड और पोस्टपेड वाली इकोनॉमी है उसको भी अगर आप ऐसे समझें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कैलकुलेशन से अब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आने लग जाएगा कि अगर मैंने सही तरीके से अभी इन्वेस्ट करके गोल अचीव किया तो मेरा कम पैसा लगेगा और सही टाइम ड्यूरेशन में हो जाएगा। बट अगर प्री पोस्टपेड करना चाहता हूँ और अभी वो मैं चीज़ ले लूँ तो फिर आई एंड अप पेइंग मोर मनी। तो ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होता है कि वट एवर गोल वी आर, हम गोल का जो पूरा अक्यूमुलेटेड पैसा है वो हम पहले जनरेट करना चाहते हैं और उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक इजी कैलकुलेशन हो जाता है। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जो आप 1.5 लाख या 2 लाख का परचेज करने जा रहे हैं उसका जो आपने पैसा अक्यूमुलेट करने के टाइम पैसा दिया था वो हार्डली 1.2 या 1.3 लाख ही होता है और 1.5 या 2 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड एंड द एसेट क्लास यू इन्वेस्ट इनटू, तो you end up paying less getting an asset which has higher value. But when you do it other way round और आपका आउटफ्लो का कैलकुलेशन अगर आप बैठाते हैं तो चीज़ तो आपने 1.5 या जो भी अमाउंट के ली उसकी वैल्यू भी डिप्रिसिएट हो गई एंड इंटरेस्ट जोड़ने के कारण यू एंड अप पेइंग 1.8 to 2 लाख रुपीज। सो आपका पैसा आउटफ्लो भी हो रहा है और उसका सही वैल्यू रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो अगर हम सही ढंग से समझें कि पैसे की आज की वैल्यू जो आपके पास है
जो एग्जिस्टिंग है उसी की वैल्यू है। आने वाले समय में अगर वो पैसा रियलाइज होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आइडियली हम ये समझने, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उन्हीं चीज़ों में लोन पे जाना चाहिए जहाँ पे या तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही हो। रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, जैसे तो होता है कि ठीक है कि अगर आप घर ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं और या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसकी वैल्यू तो एटलीस्ट कहीं तो वो एडजस्ट हो रहा है, नेगेट हो रहा है कि वो जो आपका नुकसान है जो वो वाला। और दूसरी चीज़ एक और है कि जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि ये जो डेप्रिशिएटिंग या एक फैड वाली चीज़ है कि वही जो हम उसी फ्लो में चले जा रहे हैं कि फ़ोन भी ले लें, गाड़ी भी ले लें, ये भी चीज़ें, और ये सब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। तो एसेट्स क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन तो है इनके साथ में, और उसको लेकर के हम तो डबल मार झेल रहे हैं। हमने उस पे ब्याज भी हम दे रहे हैं, उस पे जो लोन है और वाली चीज़ें, और दूसरी चीज़ वो जिस सामान को हमने लिया वो भी सस्ता वो घटता जा रहा है क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। तो ये डबल मार है और कहीं ना कहीं हम उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और ये दूसरे तरीके की वो वाली जो वही वेस्टर्न कल्चर की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहाँ पे कि वहाँ पे होता था इस तरीके की जो उधार की ज़िंदगी वाला कॉन्सेप्ट है, और हमारे देश में जिस तरीके की संस्कृति है वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता था कि पहले जमा कर लो और फिर खरीद लेना। प्लस सबसे पहली चीज़ जो हमारे यहाँ जो सिखाई जाती थी वो ये होता था कि बेटा नौकरी लग गई, अब घर ले लो, तो एसेट ले लो। और अब आज की तारीख में हम देखते हैं कि सबसे पहले लड़का जो है वो गाड़ी लेकर के आ जाता है, या फ़ोन तो खैर नॉर्मल चीज़ें हैं कि वो तो पहले लेते ही, और उस फ़ोन में भी अब इतने महंगे महंगे कि जिसको कि क्यों इतना महंगा होता है वो पता नहीं, लेकिन हाँ वो उतना बड़े बड़े खर्चे अब करने की चीज़ें शुरुआत। तो हम उससे कहीं ना कहीं संभालने की और चीज़ों को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल वो भी कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर, जो आपने ये बात बताई अभी कि लोन लेके घर, तो लोन लेके घर में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हमारे टैक्स प्लानिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ भी, क्योंकि जो जो पॉइंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग के मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो एक तो बाइंग अ हाउस, टेकिंग अ लोन गिव्स यू अ टैक्स बेनिफिट एज वेल। तो टैक्स बेनिफिट में भी अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं इंटर्न आपका वो टैक्स बेनिफिट भी आपको एक अर्निंग दे रहा है, और ये एसेट जो है ये भी अप्रिसिएट कर रहा है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक फोन और कार्स, ये एसेट देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे ही आते हैं, डेप्रिसिएटिंग है, एंड इवेंचुअली उसका कोई बेनिफिट इतना दिखता नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, कुछ दर्शक ये भी ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर डेप्रिसिएटिंग है तो मेरा तो बिजनेस है, मेरे को गाड़ी का डेप्रिसिएटिंग बेनिफिट मिलता है। बट सबके बिजनेसेस नहीं होते, कुछ सर्विस क्लास होते हैं, कुछ अलग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको नहीं मिलता। तो इट्स बेटर कि हम उसको डेप्रिसिएटिंग एसेट उसी तरीके से समझें। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रचित जी, लेकिन एक और चीज़ समझना चाह रहा था कि कई बार तो फिर हम ये समझ लें कि कहीं ना कहीं अगर आप इंटरेस्ट लोन पे जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, तो आइडियली वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि या तो अप्रिशिएट कर रही हों अपने आप, और या भले ही उसकी वैल्यू वैसे डिप्रिशिएट कर रही हो लेकिन आपके लिए वो काम की है। अगर हम वो कैलकुलेशन लगा लेते हैं तो कई बार हो सकता है कि ये जो गाड़ी में लेने जा रहा हूँ इससे मेरी कोई चीज़ एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मान लीजिए मेरा काम ऐसा है, या मैं सेल्स में हूँ या मेरे बिजनेस में और काम में, मुझे उसकी वजह से एफिशिएंसी में जल्दी जल्दी ज़्यादा जगह जा सकता हूँ, और अगर इसकी जगह मैं कैब लेता हूँ या बाकी चीज़ें लेता हूँ तो स्लो होते हैं मेरी स्पीड या चीज़ें, तो ये ठीक है। या इवन बिजनेस कर रहा हूँ और उसके अंदर में अगर मैं उस फैक्ट्री को लीज पे ले रहा हूँ या कुछ मशीनरी ले रहा हूँ तो वो ठीक है। लेकिन वो कन्फ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए जब हम कहते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी बड़ा बड़ा लोन होता है। किसी भी कंपनी की हम बैलेंस शीट देखते हैं उसमें डेट हमें बड़ा दिखाई देता है, और ये कहा जाता है कि नहीं बिजनेसेस तो ऐसे ही चलते हैं, बड़ा आदमी तो आप ऐसे ही बनते हैं। तो जब कहा जाता है कि ये दुनिया के या हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी हैं, तो साथ ही साथ ये कहा जाता है कि उनके कंपनी के ऊपर में या उनके ओवरऑल उस पर कितना बड़ी पीछे की फंडिंग फाइनेंस जो है वो कितने बैंकर्स और ये चीज़ें हैं। लेकिन उसको हमें पर्सनल उससे नहीं कंपेयर करना चाहिए। देखिए जहाँ तक कंपैरिजन की बात होती है, तो अब मैं इसमें आपको एक और चीज़ डाल देता हूँ कि इसको कंपेयर करने के लिए आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है और जो फ्यूचर वैल्यू है वो हम कैसे डिराइव करें। आप मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है, मान लीजिए कि आपका कोई म्यूचुअल फंड मैच्योर होने वाला है या कोई एफडी मैच्योर होने वाली है, XYZ आपका कहीं से पेमेंट आने वाला है। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके लिए आज के टाइम क्या है,
किस वैल्यू टर्म पे आपका वो फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है। ये एक इन्वेस्टमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू दैट आई एम पुटिंग इन एंड व्हाट इज द फ्यूचर कैश फ्लो दैट आई विल बी रिसीविंग इन नियर फ्यूचर और वट एवर डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। तो सर उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो लेकिन आप कहने का मतलब ये कि ये एक फॉर्मूला है जिससे कि कैलकुलेट किया जा सकता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए करते हैं। अब अगर इसी के हम देखें कि फ्यूचर वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी हो, और ये यूजुअली कहाँ कैलकुलेशन आता है, जैसे हम जब बात कर रहे थे बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और कितना इन्फ्लेशन के साथ वो फ्यूचर में कितना और वैल्यूएशन होगा, ये कुछ एक कैलकुलेशंस के लिए फ्यूचर वैल्यू हम डिराइव करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये सब आपके जो अभी नीचे लिखा हुआ होगा उसमें से देख लेंगे। बट ये फॉर्मूले से आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर फ्यूचर एंड फॉर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, या जो भी आपका कैलकुलेशन हो। अगर इसको आप सही ढंग से करेंगे तो आपको एक बहुत इजी आइडिया भी लग जाता है अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कि क्या ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये सही डायरेक्शन में है या नहीं। हाँ, इसके लिए अगर दर्शकों को और कुछ भी आगे समझना होगा तो वो जैसे कि कमेंट सेक्शन में करते हैं वैसे कमेंट करें, हम इसको और एलैबोरेटेड तरीके भी समझा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं समझ सकता हूँ कि सबके लिए उतनी आसान नहीं होंगी या एक बार में उतनी आसान नहीं होंगी। हम धीरे धीरे बहुत चीज़ों को और डिटेल में, लेकिन अगर कहीं पे अटक रहे हैं या कहीं आपको स्पेसिफिक सवाल है दर्शकों का तो वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर उसको आगे सीरीज़ में लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये है कि सरल से सरल भाषा में, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है। हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इतना आसान तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल इतनी इजीली एक बार में आप सीख सकें या सब लोग समझ जाएं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में आप तक इस जानकारी को पहुंचा सकें। और जो जो शंकाएं हैं, जो जो आपके इसके अंदर में अगर आपको और कुछ लगता है डिटेल में और कुछ सीखना है, तो देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो वो उन चीज़ों को उनको और क्लैरिफाई करते चलेंगे। और कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि जितना सरल भाषा में इस डिफ़िकल्ट चीज़ को सरल तरीके से पहुंचा सकें, समझा सकें, और उससे लोग अपनी फाइनेंस को और अपने फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है या फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसको और बेहतर कर सकें। मतलब इसमें सर सॉरी मैं ये करना चाहूँगा, एक्चुअली जो आपका ये इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के थ्रू अगर बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर लोग इस सीरीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो कर लें और समझने लग जाएं बेसिक चीज़ें भी, तो भी उनकी फाइनेंशियल हेल्थ ऑल बाय देयर ओन आइडियाज़ कैन इम्प्रोवाइज। मतलब फिर हमारे जैसे लोगों की इतनी ज़्यादा बातें समझने की ज़रूरत नहीं होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं आप इससे। और इन्हीं को भी अगर रिलीजियसली फॉलो कर देंगे तो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन जो है उनकी, आई एम प्रीटी श्योर आने वाले समय में एक हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन पे जा पाएंगे। जी, तो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए देश का पहला पर्सनल फाइनेंस का चैनल इंडिया न्यूज़ बिजनेस फॉलो करें। इस सीरीज़ को देखते रहें जहां पे हम पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास रचित खंडेलवाल जी के साथ में कर रहे हैं। तो रचित जी, ये इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास है जो हम आपके साथ में कर रहे हैं, अगले एपिसोड में हमारे दर्शकों तक क्या पहुँचाएंगे? सर देखिए, आपने टाइम वैल्यू तो समझ ही लिया है, तो अब कैश फ्लो इन हाउस होल्ड बजट नेक्स्ट एपिसोड में हम उसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे और आगे चीज़ें बढ़ाएंगे। बढ़िया है। तो कैश फ्लो पर्सनल और घर के हाउस होल्ड में किस तरीके से काम करता है और उससे किस तरीके की चीज़ों को किया जा सकता है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे बेहतर रखा जा सकता है, जानेंगे पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास में रचित खंडेलवाल जी के साथ में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।